आदरणीय राहुल भैया और प्रियंका दीदी, आप लोगों से एक निवेदन है कि कांग्रेस की जो स्थानीय इकाइयां हैं, मतलब जो प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी और उसके लोग हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह आपके बिना कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। और आप दोनों लोगों को नो इंडिया प्रोजेक्ट में पहले शामिल होना चाहिए कि भारत वास्तव में है क्या, इसको जानने की ज़रूरत है। और आप जिन लोगों से इस समय राजनीतिक मुकाबला कर रहे हैं, वो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, वह नीचे से ऊपर आए हुए लोग हैं। वास्तव में उनको बहुत सारे सलाहकारों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से वह आपसे कहीं आगे निकल जाते हैं। अब यह बात आप ही को समझनी है कि कैसे काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना है, और उसमें बेचारा बन के बहुत दिनों तक काम नहीं चल सकता है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई राजशाही है नहीं, और गांधी परिवार की ही सत्ता लगातार देश में रहे, मतलब राजा गांधी परिवार से ही बने लोकतांत्रिक राजा, यह भी संभव नहीं है। और यह तभी तक संभव हो सक रहा था जब मीडिया पर कुछ खास लोगों का नियंत्रण था, और जैसे ही मीडिया से यह नियंत्रण खत्म हो गया, तब न्यू मीडिया जब से आ गया, इंटरनेट है, तब से यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब भी नरेटिव बिल्डअप का खेल तो काफ़ी चलता है और यह मीडिया भी प्रभावित होता है, पर इसके बाद भी हर किसी के पास पर्याप्त अवसर और साधन है कि वह अपनी बात कह सके, और लोग कह रहे हैं। अगर कोई यह कहे कि आज के ज़माने में उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कहने नहीं दिया जा रहा है, तो यह बात अपने आप में पूरी तरह से झूठी है। आप चाहे जिस दल विचार के व्यक्ति हों, आप अपनी बात कह सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आपकी विचारधारा या फिर आपके जातीय धार्मिक वजहों से भी अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यह संख्या भी पर्याप्त होती है और लोग बड़ी आसानी से अपनी बात कम से कम उतने लोगों तक तो पहुंचा ही देते हैं। ऐसे में यह कहना कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अवसर नहीं मिल रहा है, यह बात पूरी तरह से झूठ है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के चुने जाने से किसी लोकतंत्र का अंत नहीं हुआ है और न ही किसी तरह की तानाशाही स्थापित हुई है, क्योंकि 2014 से पहले 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और वह भी चुनी हुई सरकार थी, और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और इसी तरह फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ मिली जुली सरकारें 25-30 साल से लगातार चल रही थी, और उसके पहले लगातार कांग्रेस की सत्ता कायम थी और उसी के मन माफिक सारी चीज़ें हो रही थी। बल्कि यूं कहें कि गांधी परिवार की सत्ता कायम थी। जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मतलब निर्बाध रूप से इन्होंने शासन किया और भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उनका कार्यकाल भी पूरे 10 साल तक था, और वह भी सत्ता ऐसा ही माना जाता है कि वह गांधी परिवार ही चला रहा था। उनकी कुलवधू माननीय सोनिया गांधी, उनके कुलपुत्र माननीय राहुल गांधी, मतलब जो सत्ता की बागडोर और शक्ति थी वह इन्हीं दोनों लोगों के हाथ में थी। और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत सारी काबिलियत और योग्यता के बाद भी इन्हीं लोगों द्वारा चयनित प्रधानमंत्री थे, वो चुने हुए नहीं थे। मतलब उनके औरा, उनके व्यक्तित्व, उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें वोट मिला हो और वो चुन लिए गए हों, ऐसा नहीं था। ये भी सच्चाई है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री वो 10 वर्ष तक थे।
और उनकी योग्यता काबिलियत में किसी प्रकार की संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वह सत्ता के सर्वोच्च पदों पर रहे, अर्थशास्त्र के बेहतरीन जानकार, प्रोफेसर, गवर्नर और प्रधानमंत्री भी बने, वित्त मंत्री, मतलब सभी पद उन्होंने धारण किया, या यूं कहें अपनी काबिलियत के दम पर उसको सुशोभित किया। तो हमारे प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं थी, यह बात भी सच है। और दुनिया में आर्थिक मंदी के दौरान उन्होंने सत्ता संभाले रखी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाए और बनाए रखा। और इसके बाद चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी एक नए विजन और नई उम्मीदों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, और वो भी बीजेपी को, मतलब बहुत सालों बाद कांग्रेस के इतर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई। हालांकि उनके जो क्षेत्रीय दल थे उसकी वजह से उन्होंने एनडीए ही कहा, पर बीजेपी 2014 और 19 दोनों ही लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत में आई, यह भी सच्चाई है। तो क्या इसका मतलब यह होता है कि कांग्रेस के अलावा जब कोई दल जीतेगा तो उस जीत को लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, लोकतंत्र की जीत नहीं मानी जाएगी? ऐसा तो सोचना भी हमें लगता है लोकतांत्रिक होना नहीं है। हम चाहे जिससे जितना सहमत असहमत हों, यह अपनी जगह है, पर यह कोई लोकतंत्र की हार नहीं है। अब जब सत्ता बदलती है और दूसरी विचारधारा के लोग सत्ता शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो उस विचारधारा से प्रभावित और उस दल को संचालित करने वाले जो लोग रहते हैं, उनकी अपनी मान्यताएं और लक्ष्य होते हैं। क्योंकि इससे पहले जो जितने भी संगठन थे, हमारे संवैधानिक संगठन या फिर जो भी सरकारी संस्थाएं थी, उन पर कांग्रेसी और वामपंथियों का ही एकाधिकार रहा था। और जब संघ और बीजेपी की सरकार बनी तो मानी हुई बात है उस सत्ता को परिवर्तित करने के लिए अपनी विचारधारा के लोगों को उन जगहों पर बैठाया जाएगा। अब सोचिए, इतिहास लेखन और उसकी परंपराओं कि हमारा हीरो कौन होगा, यह कांग्रेस और उस विचारधारा से प्रभावित और जुड़े लोग ही तय करते रहे थे। और उन्होंने उसी समझ और एजेंडे के हिसाब से नायकों को तय किया कि हमें समाज में किन लोगों का स्थापित करना है और किन लोगों को बस यूं ही बिना किसी चर्चा के और उनका नाम लिए बिना ही उन्हें गायब कर देना है। अब नया दल, नई विचारधारा, नए लोग जब आए हैं, तब भुला दिए गए लोगों को भी याद किया जा रहा है। मतलब उन लोगों को इतिहास की किताबों और साहित्य में इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि वो उनसे असहमत थे, जो कि लगातार सत्ता में रह रहे थे, पर उनका संघर्ष और उनका देश के लिए योगदान किसी भी तरीके से कम नहीं था। इस बात को हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों, वर्तमान पीढ़ी, अपने विद्यार्थियों को बताना होगा कि देखिए यह भी इतिहास है। अच्छा, एक हाल ही की घटना, हजारों साल, सैकड़ों साल का जो इतिहास है, जिस पर कुछ विवाद भी हो सकता है अपने अपने एजेंडे की वजह से, चलिए एक समकालीन घटना के बारे में परिचर्चा करते हैं। जैसे एंटी सिख राइट, इस पे ढेर सारी कहानियाँ, किताबें, फिल्में और विमर्श लगातार चलता रहता है। ख़ास तौर पर जो बाहर रहते हैं लोग और इस नरेटिव के, मतलब एंटी सिख राइट एक धब्बा है हमारे इतिहास पर, हमारे भारतीय समाज के लिए बेहद ही शर्मनाक बात, जहां हमारे सिख भाइयों के साथ बेहद बर्बरता और क्रूरता से बर्ताव किया गया। यह बात सब और सभी मंचों पर बताई जाती है और ढेर सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। सच है, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे इतिहास का वह और यह जो भी घटना इस तरह की होती हैं, वो बेहद शर्मनाक, अफसोसजनक घटनाएं होती हैं। पर इस कहानी को बताने की शुरुआत सिख दंगों से ही होती है
कि सिखों के खिलाफ दंगे हुए, इतने सिख मारे गए, ऐसे ऐसे मारे गए, ये हुआ। अब इस कहानी, क्योंकि जो घटनाएं बीत चुकी हैं अब कहानियों की तरह ही बयां होती हैं। अब इस कहानी को कहते समय यह नहीं कहा जाता कि जब खालिस्तान के समर्थक उग्रवादियों ने, जो अपने आप को सिख कहते थे, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, इस वजह से दंगे हुए। आप सोचिए, अगर आप यह बात कह के कहानी शुरू करिए, तब कहानी के मतलब क्या रह जाएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन K2 है, कश्मीर और खालिस्तान दो तरह के वह ऑपरेशन भारत में चला रहा है। भारत के खिलाफ अलगाववादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कश्मीर को भारत से अलग करना है और पंजाब को खालिस्तान नाम से भारत से अलग करना है। अब इस एजेंडे के तहत खालिस्तान आंदोलन को जन्म दिया जा रहा है और हमारे जो नेतृत्व है, इसमें भी संजय गांधी, कल्पनाथ के नाम लिए जाते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को खालिस्तान के लिए खड़ा किया कि एक पंजाब में एक हीरो पैदा किया जाए जो अकालियों को सत्ता में आने से रोक सके। और वह हीरो खुद के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। और यह शुरुआत कैसे किया जाए? तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है, सिख जो सनातन की शान है, भारत की पगड़ी है, तो सबसे पहले नरेटिव का खेल शुरू होता है, जो शुरुआत में ही बात हुई थी। तो नरेटिव जो गढ़ना शुरू किया गया, उसकी शुरुआत इसी बात से हुई कि हिंदू और सिख अलग हैं। तो खालिस्तान के बीज डालने के लिए सबसे पहले जो लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, उसमें जो बात कही गई वह कही थी कि हिंदू और सिख अलग हैं। और उन्हीं कहानियों को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं लोगों को आगे करने की एक शुरुआत की गई। और इस तरह के विचारों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो उसी तरह के लोग सत्ता में आते हैं और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग है, चंदा है, NGO का बिजनेस है, यह भी सामने आता है। तो हिंदू सिख एक नहीं है, जबकि यह कहानियाँ सुनाई जानी थी कि हिंदू सिख एक ही हैं। और हिंदू परिवार से ही एक बड़ा लड़का गुरु को समर्पित किया जाता था जो सिक्खी धारण करता था और पश्चिम भारत पर होने वाले हमले को रोकने के लिए गुरु की शिष्य बन जाता था और कृपाण धारण करता था, पगड़ी धारण करता था और एक तैयार कमांडो हुआ करता था जो सनातन का रक्षक था। अब यह नैरेटिव चलाने के बजाय कि हिंदू और सिख एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हैं, हिंदू सिख नहीं हो सकते, सिख हिंदू नहीं हो सकता। अब सोचिए, जब इस तरह के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम अब भी देख रहे हैं। और इसी नैरेटिव के खेल में सोचिए क्या हो रहा है। पंजाब नशे के गर्त में पहुंच चुका है। अब कितने प्रतिशत और कितने लोग नशाखोरी में लिप्त हैं, यह चर्चा लगातार चल रही है। पर नवयुवक नशाग्रस्त है, होश में नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और हमारे यहाँ राजनीति और उसके नेता अपने व्यक्तिगत फायदे, या फिर कहिए कि राजनीति उनका व्यक्तिगत व्यवसाय बन गया है और वहाँ पर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और उसका परिणाम सोच लीजिए। राहुल गांधी जी, आप अपने आप को नवयुवक मानते हैं, तो आप कौन सा नैरेटिव गढ़ने के पक्ष में हैं? किसकी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सोचिए, 24 का चुनाव सर पर है और आपका अपना टूल किट है जिसमें आप अब भी GST, नोटबंदी और पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें करते रहते हैं। अब सोचिए कि उसके बाद इन कानूनों के लागू होने और इन निर्णयों के बाद कितने चुनाव हो चुके हैं और इन चुनाव के बाद सरकारें बन चुकी हैं, राज्यों में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुआ, फिर भी आप उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। जबकि हमारे पास कितनी सारी समस्याएं हैं और दुनिया का कोई भी देश हो, सरकार हो, समाज हो, बेरोजगारी, अशिक्षा,
स्वास्थ्य, सुरक्षा, कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं कि जिस पर कभी कोई सरकार काबू नहीं पा सकती। अब इस दिशा में आप कौन सा विजन लेकर आए हैं, कौन सा काम करके कैसे दिखाएंगे, रोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे? अगर इस पे बात करिए तो आपको वोट न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस ज़रूरत इस बात का है कि इस नरेटिव को क्रिएट किया जाए और उसके पक्ष में बात किया जाए, जिसे करने से आप बच रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट हैं, कितनी ज़रूरी हैं, तो पता चलता है आपकी बातों का मतलब ये निकलता है कि आप भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ हैं, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं और आप भारत के खिलाफ हैं, क्योंकि आपकी बातों का जो मतलब है उसका क्या मतलब है। अगर हमारे देश में कोई समस्या है, कोई कमी है, उसका समाधान हम लोग मिल बैठ के करेंगे कि कोई और देश करेगा, कोई और बात कहेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भारत को सबसे पहले जाने। राहुल गांधी का गांधी होने, गांधी परिवार से होने में कोई बुराई नहीं है, और कम से कम कैसे बात कहनी है, क्या कहनी है। अब मान लीजिए मैं ही ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह से बोला जाए, कहा जाए, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है और बीजेपी से हारने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव हो रहा है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और किसी दल और व्यक्ति का यहाँ स्वर्ण काल चल रहा है, तो हार स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर अपना टाइम आएगा और आता ही है। तो पंजाब की जो बात हम कर रहे थे, खालिस्तान मूवमेंट क्या होता है? अगर दिमाग की उपज और दिमाग में धारणाओं को भरा गढ़ा जाए तो धीरे धीरे वो खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। अच्छा देखिए, जो आज पंजाब में गाने बनाए जा रहे हैं, रैप सॉन्ग जिसे कहा जाता है, पंजाबी गाने, वो बुल्ले शाह की जो बात हुआ करती थी, अमृता प्रीतम की बात हुआ करती थी, इसमें धर्म, अध्यात्म, खुद की खोज और जगजीत सिंह जैसे गजल गायक और भी आज भी बहुत अच्छे और कर्णप्रिय गाने वाले हैं, शब्दों को गढ़ने वाले लोग भी हैं, पर सुनना क्या जा रहा है? दारू, हथियार, नशा, लड़की। तो फिर जब बच्चे यही सुनेंगे, यही कहेंगे, यही गाएंगे, दिन रात उनके दिमाग में यही भरा जाएगा, तो वो कुछ और कैसे बनेंगे? अब देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में भोजपुरी सिनेमा का ठीक ठाक प्रभाव है और इस सिनेमा के कारण गंदे गाने बड़े आसानी से मिल जाते हैं, मतलब सस्ता पोर्न जैसा है, कोई भी कुछ भी अनलिमिटेड है, मतलब कि कुछ भी गा रहे हैं। फिर ऐसे में आप समाज को आईना दिखाने या आईना होने की तो हमें नहीं लगता सामर्थ्य रखते हैं। तो साहित्य जो है समाज का दर्पण है जो कहा जाता है। तो आधुनिक मीडिया, इंटरनेट के थ्रू जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं, सोचिए वो क्या परोस रहे हैं। तो जो परोस रहे हैं वही खा रहे हैं लोग, फिर वैसे ही बन रहे हैं। तो देश और समाज को जानिए, भारत के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। मोदी या बीजेपी के जीतने से लोकतंत्र खत्म नहीं होता है, जैसे कि कांग्रेस के जीतने हारने से नहीं खत्म होता है। यह देश और इसका समाज और इसके लोग पर्याप्त समझदार और मैच्योर हैं। आप फिक्र मत करिए, आप अपना एजेंडा, अपनी बात करिए। कभी कभी अति आलोचना और दूसरों की निंदा और बुराई करने के चक्कर में हम अपनी बात कहना ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या विज़न है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है और आइए इसी पर मिलकर काम करते हैं। और भारत हिलने वाला नहीं है, बेफिक्र रहिए। बहुत से लोग आते जाते रहेंगे, कितने प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत अजर अमर है। इसकी फिक्र इस तरह से मत करिए, वास्तव में काम करिए, एजेंडों को सामने रखिए और खूब काम करिए। देखिए आप भी सत्ता में आएंगे, पर अगर आपके पास विजन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।